दोस्तों, आज मैं आपके सामने साल 2023 में रिलीज हुई एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी IMDb रेटिंग है 7 और रोटेन टोमेटोज पर इसको इसकी कहानी के लिए 97% तक फ्रेश बताया गया है। मूवी बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आधी मूवी में स्टोरी कनेक्ट होने के बाद एकदम से इतना सब कुछ होता है कि हम खुद ही हैरान हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या खास है इस मूवी में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मूवी की शुरुआत में हमें यूमा काउंटी नाम की जगह दिखाई जाती है जो कि एक बीहड़ सुनसान इलाका था। हम देखते हैं कि उस सुनसान इलाके में एक गैस स्टेशन होता है जहां थोड़ी देर में एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी को ड्राइव करने वाले शख्स का नाम होता है जिम। तभी उस स्टेशन पर काम करने वाला आदमी जिसका नाम वेनन था वो जिम के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या वो फ्यूल भरवाने आया है। तो जिम जब इसके लिए हाँ कहता है तो वेनन उसे बताता है कि ये टैंक तो फिलहाल पूरी तरह से सूखा है और वो खुद भी फ्यूल ट्रक का इंतजार कर रहा है। इस पर जिम पूछता है कि फिर अगला गैस स्टेशन यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा। तो वेनन कहता है कि करीब 100 किलोमीटर आगे तक दूसरा कोई गैस स्टेशन नहीं है, इसलिए अगर तुम चाहो तो सामने वाले रेस्टोरेंट में बैठकर इंतजार कर सकते हो और जब गैस ट्रक आ जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये सुनकर जिम फौरन अपनी कार डाइनर कैफे के सामने पार्क कर देता है, लेकिन वो उसके अंदर नहीं जाता बल्कि अपनी कार में बैठकर रेडियो सुनता रहता है क्योंकि वो डाइनर अभी बंद था। पर तभी अचानक एक पुलिस की गाड़ी वहां आती है जिसमें चार्ली नाम का पुलिस वाला अपनी बीवी शार्ले के साथ वहां आया था। असल में उस कैफे को शार्ले ही चलाती थी, इसलिए चार्ली उसे वहां ड्रॉप करने आया था। जिम देखता है कि शार्ले कार से निकलकर चार्ली को बाय बोलते हुए कैफे को ओपन करके अंदर चली जाती है और इसी बीच चार्ली उसे गाड़ी में बैठे हुए देख लेता है, जिसके बाद वो वहां से अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। अब इसी दौरान कार के अंदर रेडियो पर खबर चलती है कि वेस्टर्न फिडेलिटी बैंक एरिजोना में 2 लोगों ने करीब $7 लाख की रॉबरी की है और गवाहों के अनुसार वो लोग एक डैमेज्ड ग्रीन पिंटो कार में भागे हैं। अब ये सुनकर जिम चैनल बदलकर गाना लगा देता है और गैस ट्रक का वेट करने लगता है। फिर काफी देर इंतजार करने के बाद जब जिम अंदर बैठे बैठे थक जाता है तो वो आखिर में अपनी कार से एक लकड़ी का बॉक्स उठाकर उस डाइनर के अंदर चला जाता है। उसे अंदर देखकर डाइनर की ओनर शार्ले उसे गुड मॉर्निंग बोलते हुए कहती है कि आपको जहां ठीक लगे वहां बैठ सकते हो और क्या मैं आपके लिए कॉफी ले आऊं। तो जिम ये सुनकर एक जगह पर बैठ जाता है और उससे कहता है कि हाँ, कॉफी ठीक रहेगी। फिर जब शार्ले कॉफी लेकर आती है तो जिम उससे कहता है कि पास वाले गैस स्टेशन पर फ्यूल खत्म हो गया है और वहां काम करने वाला आदमी खुद फ्यूल ट्रक का वेट कर रहा है। असल में मुझे बहुत ही जल्दी है क्योंकि कल मेरी बेटी का जन्मदिन है और वादे के मुताबिक मुझे आज की शाम उसके साथ रहना था ताकि रात को उसका बर्थडे टाइम पर सेलिब्रेट कर सके। वो फिलहाल कार्लसबैड में है, इसलिए अगर मुझे जल्दी फ्यूल मिल जाएगा तो मैं समय से पहुंच जाऊंगा। शार्ले ये सुनकर कहती है कि अक्सर फ्यूल खत्म होने पर लोग यहाँ आते हैं और वेट करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, इसलिए फिक्र मत करो, जल्दी ही ट्रक आ जाएगा और तुम अपनी बेटी से मिल पाओगे। तभी अचानक शार्ले उसके पास रखे उस बॉक्स के बारे में पूछती है कि ये क्या है, जिस पर जिम बताता है कि ये असल में चाकू और छुरी का बॉक्स है। इसमें अलग अलग तरह के चाकू और छुरी हैं जो डाइनिंग में काम आते हैं। तो ये सुनकर शार्ले कहती है कि अच्छा, तो तुम एक चाकू किट बेचने वाले सेल्समैन हो। तो जिम मजाक में कहता है कि हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें ये क्यों नहीं बेच रहा। फिर वो हंसते हुए कहता है कि ठीक है, कॉफी खत्म होने के बाद मैं तुम्हें पूरी किट दिखाऊंगा। जिस पर शार्ले कहती है कि फिलहाल तो मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देख लेंगे अगर कोई चीज काम की हुई तो। इसके बाद शार्ले उसके लिए अखबार और उसकी बेटी के लिए बॉक्स में पैक की हुई पाई लेकर आती है। फिर जिम वहां पर बैठे बैठे अखबार में क्रॉसवर्ड सॉल्व करने लगता है कि तभी गैस स्टेशन पर एक और कार आती है जिसमें ब्यू और ट्रेविस नाम के 2 आदमी होते हैं। तो अब वेनन उन्हें भी यही बताता है कि अभी यहाँ पर फ्यूल नहीं है, इसलिए वो लोग चाहें तो डाइनर में बैठ सकते हैं। हालांकि ट्रेविस कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अगले फ्यूल स्टेशन से फ्यूल ले लेंगे। लेकिन वेनन कहता है कि सर, अगला स्टेशन 100 किलोमीटर के बाद ही पड़ेगा, इसलिए थोड़ा समझकर आगे जाइएगा। इस तरह से अब वेनन की बात सुनकर वो दोनों भी कैफे में वेट करने का फैसला ले लेते हैं। इसके बाद ब्यू अपनी कार डाइनर के सामने पार्क करता है और वो दोनों अंदर आ जाते हैं। अब शार्ले उनसे भी पूछती है कि क्या आप लोग भी फ्यूल ट्रक का इंतजार कर रहे हैं। तो ट्रेविस भी हाँ कहकर उसे 2 कॉफी का ऑर्डर दे देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो दोनों एसी चालू करने को कहते हैं तो शार्ले उन्हें बताती है कि असल में यहाँ का एसी खराब है, मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो है, शायद वो किसी एसी ठीक करने वाले को भेजेंगे।
अब शार्ले के वहां से हटते ही ट्रेविस ब्यू से कहता है, बस फ्यूल ट्रक जल्दी आ जाए वरना दिक्कत हो जाएगी। जिसके बाद ब्यू पूछता है, और अगर वो ट्रक समय पर ना आया तो ट्रेविस कहता है कि हम उस आदमी की कार को लेकर निकल जाएंगे। तो ब्यू कहता है कि शायद उसकी कार में भी फ्यूल नहीं है, तभी तो वहां बैठा है, और इसीलिए तो उस लेडी ने कहा था कि क्या हम भी फ्यूल ट्रक का वेट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी फ्यूल ट्रक का ही वेट कर रहा होगा। खैर, अब जिम अखबार में क्रॉसवर्ड भरते भरते अचानक खिड़की से बाहर झांकता है, तो वो अचानक ब्यू और ट्रेविस की वही ग्रीन पिंटो कार को देख लेता है, जो रेडियो पर बताई गई डैमेज्ड कार जैसी लग रही थी। तभी शार्ले उसके पास आकर उसे याद दिलाती है कि तुम्हारी कॉफी खत्म हो गई, तो अब तुम मुझे अपना चाकू दिखाने वाले थे ना। तो इस पर जिम फौरन अपना बॉक्स खोलकर उसे कटलरी किट दिखाने लगता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार बाहर की कार पर जाता है और वो डीपली नर्वस दिखने लगता है, जिस वजह से शार्ले भी नोटिस कर लेती है कि जिम घबराया हुआ है। इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो जिम डरते डरते धीरे से कहता है, क्या तुमने सुबह वाली बैंक रॉबरी की न्यूज सुनी? उसमें बताई गई कार ठीक बाहर खड़ी कार के जैसी है जिसका जिक्र रेडियो पर हो रहा था, इसलिए मुझे इन दोनों पर शक है कि ये वही रॉबरी करने वाले हैं, क्योंकि इनका होलिया भी कुछ ऐसा ही है। ये सुनकर शार्ले उससे कहती है कि ठीक है, फिर मैं अपने हस्बैंड को कॉल करती हूँ। लेकिन हम देख पाते हैं कि ब्यू काउंटर के पास से उनको ध्यान से देखकर ऑब्जर्व कर रहा होता है कि आखिर ये दोनों हाथ में चाकू लिए किसके बारे में बात कर रहे हैं। इसी बीच जैसे ही शार्ले फोन के पास आकर शेरिफ ऑफिस में कॉल करती है, तो उधर वर्जीनिया नाम की एक लेडी फोन उठाती है। अब शार्ले उससे कहती है कि वर्जीनिया, मैं शार्ले बोल रही हूँ, क्या मेरी बात चार्ली से करवा सकती हो? तो वर्जीनिया ये सुनकर ऑफिस में बैठे चार्ली को आवाज लगाती है और वो फोन की तरफ बढ़ने लगता है। पर तभी अचानक ब्यू और ट्रेविस शार्ले के फोन करने पर शक करते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हैं। हालांकि जिम भी टेबल से ये सब देख रहा होता है और समझ जाता है कि इन दोनों को शार्ले पर शक हो गया है। लेकिन इससे पहले कि चार्ली कॉल उठाए, ब्यू अपनी गन लेकर शार्ले पर तान देता है और उससे दबी आवाज में कहता है कि फौरन फोन को नीचे रखो। अब ये सुनकर शार्ले एकदम से रिसीवर रख देती है, जिस वजह से जब उधर चार्ली फोन उठाता है तो लाइन खामोश होती है। अब वो कैजुअली कहता है कि लगता है शार्ले ने एसी के लिए ही कॉल किया होगा, क्योंकि उसके डाइनर का एसी खराब है। अभी तुम फोन रख दो, वो फिर से कॉल कर लेगी। और यही सोचकर वो उस कॉल को ड्रॉप कर देता है। दूसरी तरफ ब्यू शार्ले से पूछता है कि तुम किसे कॉल कर रही थी? तो शार्ले डरते हुए कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को कॉल कर रही थी। अब ब्यू शार्ले के करीब आता है और उधर ट्रेविस ने भी जिम पर गन तानी हुई होती है। ब्यू पूछता है, क्या तुम जानती हो कि हम कौन हैं? तो शार्ले कहती है, तुम वही लोग हो जिन्होंने सुबह बैंक लूटा है। ये सुनते ही ब्यू गुस्से में उसका गला दबाने लगता है, तो जिम उसे ऐसा ना करने के लिए कहता है। इसके बाद ब्यू शार्ले को छोड़ देता है और टेलीफोन की वायर काट देता है। फिर वो गन दिखाकर उससे कहता है कि फौरन जाकर उस आदमी के पास बैठो। अब शार्ले जाकर जिम की टेबल पर बैठ जाती है और दोनों डर के मारे सहमे रहते हैं। थोड़ी देर बाद ब्यू जिम से कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हारी कार को लेकर यहाँ से निकल जाता, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कार में भी फ्यूल नहीं होगा। तो शार्ले बताती है कि उसे रोज उसके हस्बैंड ड्रॉप करते हैं। फिर ब्यू गैस स्टेशन वाले मोटे आदमी यानी वेनन के बारे में पूछता है कि उसकी कार कहाँ है। तो शार्ले बताती है कि वेनन स्टेशन के पीछे बने रूम में रहता है, उसके पास कार नहीं है। आखिर में ब्यू नतीजा निकालता है कि इसका मतलब जब तक फ्यूल ट्रक नहीं आता तब तक हम सब यहीं फंसे हैं। इसके बाद वो दोनों को धमकाते हुए साफ कहता है कि अब तुम लोग अच्छे से समझ लो कि तुम्हें ट्रक आने तक क्या करना है। वो शार्ले से कहता है कि तुम अपना दिन जैसे रोज बिताती हो वैसे ही बिताओ, चुपचाप यहाँ आने वाले लोगों के ऑर्डर को लो और कॉफी बनाओ। फिर वो जिम से कहता है कि तुम भी यहीं बैठे रहो और अखबार की पजल सॉल्व करते रहो, और इसके बाद जब फ्यूल ट्रक आएगा तो हम अपने रास्ते और तुम अपने। अब थोड़ी देर के बाद कैफे में रॉबर्ट और एडिलिन नाम के बूढ़े कपल आते हैं। फिर शार्ले उनसे भी रूटीन की तरह पूछती है, क्या आप भी फ्यूल ट्रक का इंतजार कर रहे हैं? तो रॉबर्ट भी हाँ कहकर अपनी वाइफ के साथ वहां बैठ जाता है। इसी बीच जूनियर पुलिस ऑफिसर केविन अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे वायरलेस पर शेरिफ चार्ली का मैसेज आता है कि मुझे कॉफी चाहिए, इसलिए तुम डाइनर से लेते आओ और शार्ले से कह देना कि उसका फोन आया था लेकिन उसने जल्दी फोन रख दिया, जिस वजह से मैं उसकी पूरी बात सुन नहीं पाया। तो ये सुनकर केविन कहता है कि ठीक है, मैं बता दूंगा, और वो भी अब कॉफी लेने डाइनर की तरफ मुड़ जाता है। उधर ट्रेविस शार्ले को बुलाकर टॉयलेट के बारे में पूछता है। शार्ले बताती है कि टॉयलेट गैस स्टेशन पर है। तभी ब्यू उसी बात को मौका बनाकर ट्रेविस से कहता है कि तुम गैस स्टेशन जाओ और पता करो कि उस मोटे आदमी के पास कार है या नहीं, और उसके अलावा वहां कोई और है या नहीं।
साथ ही वो शार्ले से कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो अगली बार झूठ बोलने के लायक नहीं बचोगी। इसके बाद ट्रेविस स्टेशन के पीछे बने मोटेल में जाता है जहां वेनन रहता था। अब वो उससे पूछता है, क्या मैं तुम्हारा टॉयलेट यूज कर सकता हूँ? तो वेनन भी उसे रास्ता दिखाते हुए हाँ कह देता है। फिर ट्रेविस टॉयलेट के बहाने चारों तरफ नजर रखता है और पूछता है, आज तुम्हारे मोटेल में कोई रुका है क्या? तो वेनन कहता है कि नहीं, अभी तो कोई नहीं। फिर ट्रेविस कहता है, डाइनर की वेट्रेस ने कहा कि तुम्हारे पास कोई कार नहीं है, फिर तुम अपना काम कैसे करते होंगे, वो भी इस बीहड़ में? तो वेनन कहता है कि मेरे पास सच में कार नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा काम चल जाता है। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो ट्रेविस इसका कोई खास जवाब दिए बिना वापस चला जाता है। इसके बाद सीन माइल्स नाम के लड़के पर आता है जो कहीं बाहर टारगेट शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड सिबिल वहां आती है और कहती है, तुम्हारा निशाना अच्छा नहीं है। फिर माइल्स पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, सुबह बैंक लूटने वालों के पास भी क्या कोई गन होगी? तो सिबिल कहती है कि हाँ जरूर होगी, आखिर इतनी बड़ी डकैती जो की है। फिर आखिर में जब माइल्स वापस से शूट करता है तो इस पर उसका निशाना एकदम से टारगेट पर लगता है। खैर, उधर अब डाइनर में केविन पहुंच जाता है जो अपने सीनियर चार्ली के लिए कॉफी लेने आया था, लेकिन पुलिस यूनिफॉर्म में उसे देखकर ब्यू एक पल के लिए अलर्ट हो जाता है, लेकिन इसके बाद वो जल्दी ही समझ जाता है कि ये लोकल जूनियर कॉप है। इसके बाद शार्ले आकर केविन से बात करती है और पूछती है कि चार्ली कहां पर है। तो केविन बताता है कि शेरिफ ऑफिस में है और उन्होंने मुझे कॉफी के लिए भेजा है, और साथ में ये भी कहा है कि आपने उन्हें कॉल किया था लेकिन बात नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने पूछने को कहा है कि क्या कोई खास काम था। तो शार्ले झूठी नॉर्मल आवाज में कहती है कि असल में फ्यूल ट्रक अभी तक नहीं आया और कई लोग गाड़ियों में फ्यूल खत्म होने से यहाँ बैठे हैं, इसलिए मैंने ऐसी के लिए फोन किया था। इसके बाद केविन उसे 3 कॉफी का ऑर्डर देता है, एक अपने लिए, एक वर्जीनिया के लिए और एक चार्ली के लिए। फिर वो रॉबर्ट नाम के उस बूढ़े आदमी से बात करने लगता है क्योंकि वो उसकी जान पहचान का आदमी था। इसी बीच शार्ले कॉफी बनाते समय एक ग्लास के अंदर की तरफ HELP यानी हेल्प लिख देती है और उसके ढक्कन के ऊपर चार्ली का नाम लिख देती है ताकि कॉफी लेते समय चार्ली को अंदर का मैसेज दिख जाए। फिर कॉफी तैयार होने पर वो केविन को बुलाती है, लेकिन उसी वक्त ब्यू भी आकर उससे कॉफी मांगता है और वहां रखे 3 कप्स में से एक कप के ऊपर चार्ली का नाम देखकर कहता है कि क्या चार्ली के लिए स्पेशल कॉफी बनती है? तो शार्ले समझदारी से कहती है, हाँ, उन्हें शुगर पसंद नहीं, इसलिए अलग कप रखा है। तभी पास बैठा केविन भी कहता है, हाँ, चार्ली को शक्कर से नफरत है, वो इस टाउन के शेरिफ हैं और काफी लकी हैं कि उनकी शादी शार्ले से हुई है। तो इस बातचीत से ब्यू को कंफर्म हो जाता है कि ये कप सच में शेरिफ के लिए है, लेकिन अभी तक उसे हेल्प वाला हिस्सा नजर नहीं आता। उधर ट्रेविस टॉयलेट से वापस लौटते समय कैफे के सामने खड़ी पुलिस की कार को देखकर चौकन्ना हो जाता है। फिर वो झुककर खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करता है और तभी अचानक सीधा होकर अंदर जाने के लिए मुड़ता है, पर इतने में वो केविन से टकरा जाता है जिससे शेरिफ वाला कप उसके ऊपर गिर जाता है। अब ट्रेविस गुस्से में चिल्लाता है, देखो तुमने क्या किया, लेकिन केविन उससे माफी मांगने लगता है कि मैंने ध्यान से देखा नहीं, माफ करना। फिर जब केविन गिरे हुए कप को उठाता है तो जिस कप पर बाहर चार्ली लिखा था वही ढक्कन ऊपर की तरफ होता है और अंदर लिखा हेल्प नीचे की ओर छुपा हुआ रह जाता है, इसलिए केविन को मैसेज दिखाई नहीं देता। इसके बाद वो कॉफी के खाली कप्स वापस लेकर अंदर आता है, जिस वजह से शार्ले पूछती है कि क्या हुआ। तो केविन कहता है कि जैसे ही मैं बाहर गया तो वो आदमी अचानक से सामने आ गया और ये कॉफी गिर गई। इस तरह अब शार्ले पुराने कप्स डस्टबिन में फेंक देती है और केविन के कहने पर नई कॉफी बनाती है, लेकिन इस बार ब्यू ध्यान से उसे देख रहा होता है, इसलिए वो ढक्कन पर कुछ भी लिख नहीं पाती। जिसके बाद केविन कॉफी लेकर शेरिफ ऑफिस चला जाता है। इसके बाद ब्यू ट्रेविस से कंफर्म करता है मोटेल में उस मोटे आदमी के अलावा कोई था। तो ट्रेविस कहता है कि नहीं, वहां कोई नहीं था और उसके पास कार भी नहीं है। अब इतने में वेनन खुद डाइनर में आकर सबको बताता है कि मैंने फ्यूल कंपनी में कॉल किया था और वो ट्रक थोड़ा लेट हो सकता है क्योंकि वो देरी से निकला था। इसके बाद वेनन खुद भी कॉफी पीने के लिए वहां बैठ जाता है और इसी बीच उसकी नजर कटे हुए फोन के तार पर पड़ती है। उधर केविन शेरिफ चार्ली को कॉफी देता है तो चार्ली उससे पूछता है कि शार्ले ने क्या कहा, उसने कॉल क्यों किया था। तो केविन उससे कहता है कि फ्यूल स्टेशन पर ट्रक नहीं आया, इसलिए वहां काफी कस्टमर्स थे, तो ऐसी ठीक कराने के लिए कॉल किया था। इधर डाइनर में अब वेनन शार्ले से पूछता है कि तुम्हारे फोन की केबल को क्या हुआ। तो शार्ले घबराकर कहती है कि वो काम के दौरान मेरे हाथ से गलती से कट गई, जिस पर वेनन कहता है कि मेरी शॉप का फोन ज्यादा यूज नहीं होता, इसलिए अगर चाहो तो मेरा फोन यूज कर सकती हो। इसके बाद सीन वापस माइल्स और सिविल पर आता है जो खुद भी उसी फ्यूल स्टेशन पर गैस फिल करवाने आते हैं।
लेकिन यहाँ माइल्स की नजर जैसे ही कैफे के सामने खड़ी ग्रीन पिंटो कार पर पड़ती है तो उसका दिमाग तुरंत सुबह सुनी हुई बैंक रॉबरी वाली न्यूज पर चला जाता है कि रॉबरी करने वाले इसी कलर और इसी मॉडल की कार से भागे थे। फिर पीछे पड़े बड़े डेंट को देखकर माइल्स कंफर्म हो जाता है कि ये वही कार है, लेकिन आसपास उसे कोई भी बंदा नजर नहीं आता। तभी सिबिल कहती है कि हो सकता है कि वो दोनों कैफे के अंदर बैठे हों और कैफे को ही लूटने का प्लान बना रहे हों। तो ये सुनकर माइल्स फौरन अपनी कार में से एक टूल निकालकर बड़ी सावधानी से ग्रीन पिंटो के पीछे जाकर उसकी डिग्गी खोलने की कोशिश करता है। इसी बीच कैफे की विंडो के पास बैठा जिम ये सब साफ देख रहा होता है, लेकिन अंदर बैठे रॉबर्ट्स को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताता। उधर अंदर बैठा वेनन अपना नाश्ता खत्म करके बाहर निकलने लगता है और उसे आता देख सिबिल माइल्स को अलर्ट कर देती है कि कोई बाहर आ रहा है। ये सुनकर माइल्स फटाफट टूल को वहीं छोड़कर उसे गाड़ी के नीचे सरका देता है ताकि किसी को शक ना हो। फिर वेनन माइल्स से पूछता है कि क्या वो भी यहाँ पर फ्यूल भरवाने आया है। तो माइल्स कहता है कि हाँ, पर पंप पर कोई नजर नहीं आया। इसके बाद वेनन उसे पूरी सिचुएशन समझाता है कि स्टेशन पर भी फ्यूल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और फ्यूल ट्रक लेट है और कई लोग डाइनर कैफे में बैठकर उसका इंतजार कर रहे हैं। तो ये सुनकर माइल्स और सिबिल भी कैफे के अंदर जाकर नाश्ता ऑर्डर कर देते हैं। फिर टेबल पर बैठते ही माइल्स सिबिल के कान में धीरे से कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि टेबल पर बैठे वो दो लोग ही असली लुटेरे होंगे। तभी अचानक कैफे के सामने एक और गाड़ी आकर रुकती है जिसमें बैठा पीट नाम का आदमी अंदर आता है जो पहले से शार्ले को जानता था। अब वो उसे हंसकर कहता है कि वाह, आज तो तुम्हारा डाइनर पूरा भरा पड़ा है। तो इस पर शार्ले उसे बताती है कि असली वजह फ्यूल ट्रक का लेट होना है, इसलिए आज हर कोई यहाँ पर फंसा हुआ है। फिर वो पीट को पानी देती है और उसी दौरान वो देखती है कि ब्यू भी धीरे धीरे पीट के बेहद करीब आकर खड़ा हो गया है। इसके बाद पीट शार्ले से कहता है कि मुझे बिस्किट और ग्रेवी चाहिए और फिर वो अपने बगल में खड़े ब्यू को देखकर हल्का सा सतर्क हो जाता है और अपना हाथ धीरे से अपनी गन के पास ले जाता है। तभी ब्यू उससे पूछता है कि क्या आपके ट्रक में घर लौटने के लिए पूरा फ्यूल है। तो पीट जवाब देता है कि हाँ, मैंने कल ही टैंक फुल करवाया था। ये सुनकर अब ब्यू भी अपने लिए बिस्किट और ग्रेवी का ऑर्डर देता है और म्यूजिक सिस्टम के पास जाकर म्यूजिक प्ले कर देता है ताकि जो कुछ आगे होने वाला है उसकी आवाज थोड़ी दब सके। अब शार्ले जब बिस्किट और ग्रेवी लेकर ब्यू के टेबल की तरफ बढ़ती है तभी अचानक ब्यू उसको पकड़कर होस्टेज बना लेता है। फिर वो शार्ले के सिर पर गन रखते हुए उससे कहता है कि सभी लोग ध्यान से सुनो, मुझे उस लंबे बाल वाले ट्रक ड्राइवर के ट्रक की चाबी चाहिए। ये देखकर पीट कहता है कि मैं तुम्हें उस ट्रक की चाबी दे दूंगा, लेकिन पहले तुम शार्ले को छोड़ दो। लेकिन तभी तब से शांत बैठा रॉबर्ट भी अचानक अपनी गन निकाल लेता है, जिसके बाद पीट भी अपनी गन निकालकर ट्रेविस की तरफ तान देता है और इतने में पीट के पास बैठा माइल्स भी लालच में आकर अपनी गन निकालकर पीट की तरफ घुमा देता है। अब पीट उससे हैरानी से पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो लड़के। तो माइल्स कहता है कि मैं ना तुम्हें जानता हूँ और ना उसे, लेकिन इतना जानता हूँ कि उस गाड़ी में बहुत सारा पैसा है और मुझे भी उसमें अपना हिस्सा चाहिए। तभी ब्यू उससे कहता है कि मुझे ये डील मंजूर है और इतने में ट्रेविस माइल्स से कहता है कि पहले तुम उस पीट को मार दो। पर तभी पीट कहता है कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि किसी को कोई चोट भी ना पहुंचे और सब अपने अपने रास्ते शांति से निकल जाएं। वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने ट्रक की चाबी दे देता हूँ ताकि तुम गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाओ। लेकिन माइल्स पूछता है कि ठीक है, पर मुझे मेरा हिस्सा कैसे मिलेगा। तो इसी बीच ट्रेविस कहता है कि हम किसी को कोई पैसा देने वाले नहीं हैं, जिसे सुनते ही माइल्स अपनी गन सीधे ट्रेविस की तरफ घुमा देता है और धमकी देता है कि अगर उसने पैसे में हिस्से देने का वादा नहीं किया तो वो उसे वहीं पर शूट कर देगा। ये देखकर ब्यू माइल्स से कहता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें हिस्सा मिलेगा, लेकिन पहले अपनी गन वापस उस लंबे बाल वाले आदमी की तरफ कर दो। फिर माइल्स कुछ पल सोचता है और अपनी गन एक बार फिर से पीट की तरफ घुमा देता है। इसके बाद पीट कहता है कि ठीक है, मैं अपने ट्रक की चाबी तुम्हें फेंक कर दे रहा हूँ। लेकिन माइल्स उससे कहता है कि नहीं, तुम ये चाबी पहले मुझे दोगे। पहले मैं बाहर जाऊंगा और उसके बाद ये दोनों बाहर आएंगे, फिर हम तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन इतने में शार्ले एकदम से सही मौके पर अपने एप्रिन के अंदर छुपाया हुआ चाकू निकालकर पूरे जोश के साथ ब्यू के पैर पर वार कर देती है और खुद फर्श पर गिरकर साइड में लुढ़क जाती है। अब ब्यू दर्द से तड़पते हुए सीधा शार्ले पर फायर कर देता है, जिससे शार्ले वहीं पर मारी जाती है। ये देखकर रॉबर्ट अब ब्यू के गले पर गोली चला देता है, जिससे ब्यू बुरी तरह से घायल हो जाता है। इतने में ट्रेविस भी एक पल गवाए बिना रॉबर्ट और उसकी पत्नी दोनों पर फायरिंग करके उन्हें भी खत्म कर देता है। इसी बीच घबराहट और कंफ्यूजन में पीट भी माइल्स पर फायर कर देता है, जिससे उसकी भी मौके पर ही मौत हो जाती है।
इसके बाद बियू और ट्रेविस पीट पर गोलियां बरसाते हैं और पीट भी वहीं पर गिरकर मर जाता है। लेकिन इस पूरे वाकये में सिर्फ जिम ही अकेला बचा था जिसे गोली नहीं लगी थी और वो चुपचाप टेबल के नीचे छुपा हुआ था। इसी बीच अचानक ट्रेविस को सिबिल की याद आती है जो वहीं छुपी हुई थी। फिर वो काउंटर की तरफ फायर करते हुए सिबिल को बाहर आने के लिए कहता है, जिसके बाद डर के मारे छुपी हुई सिबिल भी निकल आती है। लेकिन तभी अचानक कैफे के बाहर से ट्रेविस को सीने पर कई शॉट्स लगते हैं, जिसके बाद वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। ये गोलियां दरअसल वेनन ने चलाई थी, जो बाहर से सारी हलचल सुनकर अपनी बंदूक लेकर आ गया था। फिर वो धीरे धीरे अंदर बढ़ता है तो इतने में ब्यू आखिर में हिम्मत जुटाकर उस पर फायर करके उसे भी मार देता है। अब कुछ देर के बाद सिबिल वापस से बाहर निकलती है और डरते हुए पीट की गन उठा लेती है। फिर वो टेबल के नीचे छुपे जिम के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि अपना चाकू नीचे रखो, वो सारा पैसा मेरा है। तभी जिम अपना चाकू फर्श पर रख देता है और कहता है कि तुम चाहो तो सारा पैसा रख सकती हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हें भी मारना पड़ेगा, नहीं तो तुम पुलिस को सब कुछ बता दोगे। इतना कहकर वो जिम पर फायर करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और गन उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरती है। इसी बीच जिम फौरन चाकू उठाकर सिबिल की तरफ दौड़ता है और दोनों आपस में टकराते हैं। अब जिम पूरे वजन के साथ उसके ऊपर जा गिरता है और देखता है कि वो चाकू सीधे सिबिल की छाती में घुस चुका है और वो भी मारी जा चुकी है। इसके बाद जिम रॉबर्ट की गन उठा लेता है और घायल पड़े ब्यू की तरफ बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि ब्यू पहले ही दम तोड़ चुका है। फिर वो ट्रेविस की मेज से उसका सिगरेट पैकेट उठाता है और बाहर निकलकर कैफे के सामने खड़ा हो जाता है। अब वो दूर दूर तक फैली सुनसान सड़क को देखता है, जहां अब ना कोई गवाह बचा है, ना कोई पुलिस, ना कोई रॉबर, सिर्फ खामोशी। अब वो एक सिगरेट सुलगाता है और थोड़ी देर बाद वेनन के ऑफिस में जाकर फोन उठाता है। फिर वो पुलिस को कॉल करने के लिए नंबर डायल करने ही वाला होता है कि तभी उसकी उंगली डायल पर रुक जाती है। इसके बाद वो वापस कैफे के अंदर आता है और उस डकैती वाली गाड़ी की चाबी लेकर बाहर आता है। फिर जब वो उसकी डिग्गी को चेक करता है तो उसके अंदर नोटों की गड्डियों से पूरी तरह से भरा बैग पड़ा हुआ दिखता है। अब जिम उस पैसे से भरे बैग को निकालकर अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख देता है। तभी उसकी नजर पास खड़े पेट्रोल ट्रक पर पड़ती है। फिर वो जल्दी से वेनन के ऑफिस से 2 छोटे कैन लेकर आता है और पानी के पाइप की मदद से ट्रक से पेट्रोल खींचने लगता है। अब जैसे ही कैन भर जाते हैं तो जिम पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाल लेता है। दूसरी तरफ वर्जीनिया चार्ली के कहने पर शार्ले के कैफे पर कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी वायर तो पहले से ही कट हो चुकी थी। इसके बाद चार्ली कहता है कि वेनन के ऑफिस में ट्राई करो। तो जब वर्जीनिया वेनन के ऑफिस में कॉल करती है तो वहाँ कॉल पिक नहीं होता। ये सब देखकर चार्ली वर्जीनिया से कहता है कि तुम कॉल पर ट्राई करती रहो, मैं और केविन वहाँ जा रहे हैं, जरूर कुछ गड़बड़ है। उधर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डालने के बाद जिम ब्यू की गाड़ी की चाबी वापस ब्यू की डेड बॉडी की जेब में रख देता है, लेकिन तभी उसे गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वो घबराते हुए चुपके से कैफे के बाहर निकलकर गैस स्टेशन की तरफ देखता है, जहां एक फैमिली गाड़ी में फ्यूल डलवाने आई हुई थी। लेकिन फ्यूल स्टेशन के अंदर कोई नहीं था। जिसके बाद जब वो आदमी कैफे के अंदर जाता है तो अंदर का नजारा देखकर डरते हुए वहां से बाहर भाग जाता है। तभी उसकी वाइफ सारा पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तो डेविड कहता है कि तुम कार में बैठो, हमें पुलिस को कॉल करना होगा। ये सुनते ही जिम बाहर निकलकर कहता है कि पुलिस को कॉल मत करो, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। अब सारा डेविड से पूछती है कि हुआ क्या है, तो डेविड कहता है कि कैफे के अंदर कई लोगों की बॉडी पड़ी है, इस आदमी ने उन सबको मार दिया है। फिर डेविड और सारा पुलिस को कॉल करने ही वाले थे कि तभी जिम अपनी गन निकाल लेता है और थोड़ा सोचकर कहता है कि मैं तुम दोनों को $10,000 दूंगा, तुम चुपचाप गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाओगे जैसे तुम कभी यहाँ पर आए ही नहीं। ये सुनकर डेविड पहले तो थोड़ा हैरान होता है और फिर कहता है कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। आगे जिम गाड़ी की डिग्गी खोलकर बैग से पैसे निकालकर उन्हें देने लगता है। तभी सारा कहती है कि ये तो रॉबरी का पैसा है जो आज सुबह हुई थी। तो जिम कहता है तो क्या हुआ, लेकिन वो रॉबरी मैंने नहीं की थी। जिस पर सारा डेविड से कहती है कि हम ये पैसा नहीं रख सकते, नहीं तो हम भी बैंक रॉबरी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जिम कहता है कि मैं तुम्हें पैसा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ। तो डरकर डेविड कहता है कि हाँ, तुम हम पर विश्वास कर सकते हो। लेकिन इस बीच सारा उसे कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर जिम समझ जाता है कि सारा जरूर पुलिस को उसके बारे में बता देगी। तभी जिम कहता है ओके ठीक है, मैं ही वो बैंक रॉबर हूँ और मैं बहुत डेंजरस आदमी हूँ। मैं तुम दोनों के आईडी अपने पास रख लूंगा, इसलिए अगर पुलिस को तुमने मेरे बारे में बताया और मुझे जेल जाना पड़ा तो जेल से निकलकर 10 साल बाद मैं तुम दोनों को मार दूंगा।
और ऐसा कहकर जिम हवा में फायर करता है, लेकिन उसकी गन से गोली नहीं निकलती। तो ये देखकर अब डेविड उल्टा जिम को पकड़ने लगता है, पर तभी जिम वापस से फायर करता है तो इस बार गोली निकलकर सारा को लग जाती है, जिसके बाद डेविड जिम को मारने लगता है। फिर जिम अपनी गन उठाकर वापस गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली नहीं चलती। पर तभी लड़ते लड़ते जिम के हाथ में कार का वो टूल आ जाता है जो माइल्स ने उस गाड़ी के नीचे सरका दिया था। अब जिम उस टूल से डेविड के सर पर हमला करता है और डेविड भी वहीं मारा जाता है। लेकिन तभी जिम को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है और वो देखता है कि सारा और डेविड की गाड़ी में उनका बच्चा भी मौजूद था। लेकिन ये देखकर जिम उस बच्चे को इग्नोर करके गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। आगे केविन और चार्ली भी अपनी गाड़ी लेकर कैफे तक पहुंच जाते हैं। तभी चार्ली गाड़ी खड़ी करके जल्दी से कैफे के अंदर जाता है, जहां वो शार्ले की डेड बॉडी को देखकर रोने लगता है। फिर चार्ली पूरे क्राइम सीन को देखकर केविन से पूछता है कि जब तुम यहाँ पर कॉफी लेने आए थे तो क्या यहाँ पर ग्रीन पिंटो कार खड़ी थी? तो केविन कहता है कि मुझे पक्का तो याद नहीं, हाँ हो सकती है, लेकिन आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? जिस पर चार्ली गुस्से में कहता है कि इसी गाड़ी से आज सुबह बैंक रॉबरी की गई थी और तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद चार्ली बाहर खड़ी पिंटो गाड़ी के पास जाकर उसका गेट ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाड़ी लॉक थी। अब चार्ली वहीं पर बैठ जाता है। तभी केविन आकर कहता है कि अंदर सभी मारे जा चुके हैं। फिर चार्ली कहता है कि अंदर जाकर डेड बॉडीज के पास से इस पिंटो गाड़ी की चाबी ढूंढो। अब केविन अंदर चाबी ढूंढने जाता है तो तभी चार्ली की नजर नीचे जमीन पर गिरे हुए पेट्रोल पर पड़ती है। ये देखकर चार्ली समझ जाता है कि किसी ने दूसरी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर अपनी गाड़ी में डाला है। तभी चार्ली की नजर गाड़ी में रो रहे डेविड और सारा के बच्चे पर पड़ती है। अब चार्ली तुरंत जाकर बच्चे को कार से बाहर निकालता है और तब तक केविन भी चाबी लेकर आ जाता है। फिर चार्ली उस बच्चे को केविन को देकर गाड़ी की चाबी लेकर खुद उस डिग्गी को खोलने लगता है। अब केविन पूछता है कि ये आप क्या कर रहे हो? तो चार्ली कहता है कि मैं गाड़ी में बैंक रॉबरी के पैसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन उस गाड़ी में चार्ली को पैसा नहीं मिलता। इसके बाद वो कहता है कि यहाँ कोई और भी था जो पैसा लेकर भाग गया है। ये सुनकर केविन कहता है कि हाँ ऐसा ही हुआ है, जब मैं यहाँ पर आया था तब यहाँ पर एक पीली गाड़ी भी खड़ी थी। चार्ली कहता है कि हाँ सुबह मैंने भी उस गाड़ी को देखा था। अब तुम बच्चे के साथ यहीं रुको और बैकअप के लिए कॉल करो, तब तक मुझे उस आदमी को पकड़ने जाना होगा। ऐसा कहकर चार्ली अपनी गाड़ी लेकर आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ जिम अपनी गाड़ी लेकर जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब जिम देखता है कि गाड़ी के पेट्रोल टैंक से पेट्रोल नीचे गिर रहा था, जिस वजह से पेट्रोल जल्दी ही खत्म हो गया। असल में जब वो डेविड से हाथापाई कर रहा था तभी उसके हाथ से गोली चली थी और वो गोली उसकी कार के पेट्रोल टैंक पर जा लगी। खैर अब वो पैसे का बैग लेकर पैदल ही जाने लगता है कि तभी उसकी नजर सड़क के किनारे पलटी हुई एक फ्यूल ट्रक पर पड़ती है। असल में ये वही ट्रक था जो गैस स्टेशन पर आने वाला था, लेकिन पलटी खाने के कारण समय पर नहीं आया और क्योंकि ये रोड के थोड़ा अंदर पलटा हुआ था इसलिए अब तक किसी ने इसे देखा भी नहीं था। फिर जिम उसके पास जाता है तो ट्रक का ड्राइवर मर चुका था। जिम देखता है कि फ्यूल ट्रक से पेट्रोल टपक रहा होता है और तभी उसे पुलिस गाड़ी के सायरन की आवाज आती है। अब जिम ट्रक के ऊपर चढ़कर देखने लगता है तो उस गाड़ी में चार्ली था, जो सामने जिम की पीली गाड़ी को देखकर अपनी गाड़ी वहीं रोक देता है। इसके बाद जब चार्ली गाड़ी के पास जाता है तो गाड़ी में कोई नहीं होता। फिर गाड़ी में चार्ली को जिम का वो लकड़ी का बॉक्स दिखाई देता है, जिसके बाद चार्ली उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसके अंदर कई चाकू रखे थे। आगे चार्ली सड़क के आसपास देखने लगता है तो उसे ट्रक के ऊपर खड़ा जिम दिखाई दे जाता है, जो चार्ली को देखकर ट्रक के पीछे छुप जाता है। तभी चार्ली ट्रक के पास जाकर जिम को बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन जिम कहता है कि मैं बाहर तो निकल जाऊंगा पर तुम मुझे शूट कर दोगे और मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कि वहाँ हुआ क्या था। जिस पर चार्ली कहता है तो बताओ वहाँ क्या हुआ था। इसके बाद जिम कहता है कि आज सुबह कैफे में 2 बैंक रॉबर्स आए थे जिन्होंने हम सभी को बंदी बना लिया था। तब वहाँ और भी लोग आए थे और उनके पास भी गन थी। उन सभी ने एक दूसरे पर फायर किया, लेकिन मैं टेबल के नीचे छुपा था इसलिए बच गया और पैसा लेकर यहाँ आ गया। चार्ली कहता है तो तुम वहाँ पर अकेले जिंदा बचे थे और तुम चाहते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं, और अगर तुम इनोसेंट हो तो तुम्हारा चाकू कैफे में उस लड़की की छाती में क्या कर रहा था और तुम उस छोटे बच्चे को गाड़ी में छोड़कर यहाँ क्यों भाग आए? तुमने ही मेरी वाइफ को भी मार दिया, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जिम समझ जाता है कि चार्ली उसे छोड़ने वाला तो नहीं है, इसलिए वो टैंकर के पीछे जमीन पर गिरे ऑयल में आग लगाकर वहां से भागने लगता है।
पर उसे भागता देख चार्ली उस पर फायर करता है, जिससे जिम को गोली लग जाती है और उसी वक्त ऑयल टैंक में भी एक बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके विस्फोट में चार्ली भी वहीं पर मारा जाता है। अब जिम को भी गोली लग चुकी थी, जिसके बाद वो खड़ा होकर वहां से जाने लगता है, लेकिन थोड़ा आगे जाकर वो भी गिर जाता है और वहीं पर मारा जाता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि जिम जो शुरू में लालची नहीं था, ना ही इस सब में उसका कोई लेना देना था, वो आखिर में जिंदा बच गया था, लेकिन उसके लालच ने उसे वहां रोका और पैसा लेकर जाने पर मजबूर किया। वो इतना लालची बन गया कि उसने उस बच्चे को भी अकेला छोड़ दिया, पर आखिर में उसने जो किया उसका फल भी उसे मिला और वो भी मारा गया। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं आपसे मिलूंगा अगली ऐसी ही वीडियो में। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।